नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएल लोधा। साथियों, साइकोलॉजी की जो सीरीज चला रखी है संपूर्ण सिलेबस की, जो कि सी टेट भर्ती के लिए, यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी, और अन्य जो भी शिक्षक भर्तियां हैं जिनमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर ये सीरीज है संपूर्ण सिलेबस की। मनोविज्ञान की क्लास नंबर 6 है ये। अब देखिएगा, यहाँ पर इस क्लास में हमारे अधिगम का टॉपिक चल रहा है, जिसमें अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं और रॉबर्ट एम गेने का सिद्धांत, और साथ में अधिगम के सामान्य रूप से जो प्रकार होते हैं उनको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में अधिगम के जो व्यावहारिक सिद्धांत है उनको पढ़ने वाले हैं, और जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उनको देखने वाले हैं, वर्गीकरण देखने वाले हैं। साथ में व्यावहारिक सिद्धांतों के अंतर्गत जो पहला सिद्धांत पढ़ेंगे वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसमें सीखने के नियम भी बताए गए हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, बहुत ही शानदार नोट्स के माध्यम से आप पढ़ने वाले हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो देखिएगा, बात करेंगे सीखने के सिद्धांतों के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, सीखने के सिद्धांत, या फिर आप इसको अधिगम के सिद्धांत भी कह सकते हो। साथियों, अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक में आता है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरे में आता है संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और संज्ञानवादी सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, समझ लीजिएगा। एक एक चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, नीचे मैंने संज्ञानात्मक सिद्धांत लिख रखे हैं और ऊपर यहाँ पर व्यवहारवादी सिद्धांत लिख रखे हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांतों की यदि हम बात करें साथियों, कौन कौन से हैं? पहला यहाँ पर लिखा है थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, सबसे पहले यही सिद्धांत हम पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पर मैंने लिखा है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा यहाँ पर व्यवहारवादी सिद्धांतों में लिखा गया है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चौथा यहाँ व्यवहारवादी सिद्धांतों में हल का प्रबलन का सिद्धांत, और पांचवा यहाँ पर है गुथरी का समीपता का सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत जो कि आपकी परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर बार बनता है साथियों, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें साइकोलॉजी के प्रश्न बन रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपके बनेगा ही बनेगा। पूरे सिद्धांतों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो। इसके बाद में ये तो व्यवहारवादी सिद्धांत हुए, इसके बाद में बात करेंगे संज्ञानवादी या संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बारे में। तो संज्ञानात्मक सिद्धांतों में हम कौन कौन से सिद्धांत पढ़ेंगे? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर हम उसके बाद में संज्ञानात्मक सिद्धांतों में दूसरा पढ़ेंगे गेस्टाल्टवादियों का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तीसरा पढ़ेंगे कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। चौथा यहाँ पर हम पढ़ेंगे बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। पांचवा पढ़ेंगे रॉबर्ट गेने का सोपानिक सिद्धांत। नहीं, इसको नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी जो पिछली क्लास थी इसमें हम गेने का सिद्धांत तो पढ़ चुके हैं भाई। इन्होंने सीखने के 8 प्रकार दिए थे, एसएससी, वीएमसी, आरपी। याद आया कुछ? अगर आपने पिछली क्लास ली है तो आपको पूरा याद आया होगा साथियों। फिर इसके बाद में बात करेंगे टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये संज्ञानवादी सिद्धांत है, पियाजे का, गेस्टाल्टवादियों का, कर्ट लेविन का, बंडूरा का और टोलमैन का। इनका पढ़ना बाकी है। गेने का सोपानिक सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं साथियों, तो जो पढ़ चुके हैं उसको दोबारा तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? व्यवहारवादी सिद्धांतों की, और उसमें भी सबसे पहले क्या आएगा? थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे थॉर्नडाइक के बारे में। तो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, जिसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इंग्लिश में इसको कहेंगे। इसके जो अन्य नाम हैं, सारे के सारे नाम याद होना चाहिए साथियों आपको। जो थॉर्नडाइक ने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया है, इसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, इंग्लिश में इसको कहेंगे। इसको शॉर्ट में एसआर थ्योरी या एसआर सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। एसआर का मतलब क्या है? स्टिमुलस, आर का मतलब रेस्पॉन्स, तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या एसआर सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसको आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको बंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं,
इसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, चयन का सिद्धांत भी कहते हैं और ठोस अधिगम का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट नाम थे मैंने सारे ही इस सिद्धांत के यहाँ पर लिख दिए हैं कि भाई प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, इसके अन्य क्या क्या नाम हैं, तो यहाँ लगभग मैंने 8 नाम, कितने 8 नाम यहाँ पर इस सिद्धांत के लिखे हैं साथियों। आशा है नोट्स के रूप में आप अच्छी तरह से सभी चीज़ों को लिख रहे होंगे। देखो इन्होंने जो प्रयोग किया था, प्रयोग किस पर किया था, थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। कब किया गया था, 1898 में इन्होंने प्रयोग किया था और 1913 में जो सीखने के जो नियम हैं, मुख्य नियम होते हैं 3 और गौण नियम होते हैं सीखने के 5, वो इनके द्वारा दिए गए थे। इसलिए इस सिद्धांत का जो सन है वो 1898 भी आता है और 1913 भी आता है। रीजन मैंने बता दिया है क्यों आता है 1898 और 1913, क्योंकि 1898 में इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने के बारे में बताया था और 1913 में इन्होंने सीखने के नियमों के बारे में बताया था कि सीखने के 3 मुख्य नियम होते हैं और 5 गौण नियम होते हैं। तो इसलिए 1898 भी आएगा और 1913 भी आएगा कि भाई कब दिया गया था थॉर्नडाइक का द्वारा सिद्धांत, 1898 में दिया गया था। सीखने के नियम कब दिए थे, 1913 में दिए थे साथियों। देखो इन्होंने प्रयोग क्या किया था, एक बार प्रयोग देख लेते हैं कि भाई थॉर्नडाइक ने क्या प्रयोग किया था। तो समझना, इन्होंने एक बॉक्स था इनका, पजल बॉक्स जिसको कहा जाता है, पजल बॉक्स है इसका नाम। इसमें एक बिल्ली को बंद कर दिया, ठीक है, एक बिल्ली को बंद कर दिया। बाहर मांस का एक टुकड़ा रखा मछली का और इस बिल्ली को भूखा रख करके इसमें एक बटन था, जैसे ही उस बटन को दबाया जाता है तो यहाँ पर ये पिंजरा क्या होता है, ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। पिंजरा ओपन होते ही बिल्ली बाहर भोजन को प्राप्त कर लेगी। तो शुरू में कई प्रयासों के बाद जैसे ही बिल्ली का जो पैर है वो इस बटन पे दबा लगा तो वो जो पिंजरा था वो बाहर ओपन हो गया और बिल्ली कहाँ आ गई, बाहर आ गई और उसने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो उद्दीपक यहाँ पर क्या था, उद्दीपक था यहाँ पर मांस का टुकड़ा मछली रूपी, और अनुक्रिया क्या था, जो बटन का दबाना है वो थी अनुक्रिया। तो उद्दीपक को देख करके इसमें अनुक्रिया होती है। इस प्रकार से इनके द्वारा प्रयोग किया गया था साथियों। देखो थॉर्नडाइक को पशु व शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि पशु मनोविज्ञान का जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। पशु मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को क्यों कहा जाता है, सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किसके द्वारा किए गए थे, थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में ही इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का विस्तृत विवरण दिया था, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी इनको कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको सभी को क्लियर होना चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है, E.L. थॉर्नडाइक है। आगे अगर हम बात करें साथियों तो इन्होंने 1898 में संबंधवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। 1898 में, भाई ये सिद्धांत भी कब दिया गया था, 1898 में। तो जब ये संबंधवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया तब इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, एनिमल इंटेलिजेंस। क्या लिखी थी, एनिमल इंटेलिजेंस में अधिगम के इस प्रथम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन से, प्रयास एवं त्रुटि या उद्दीपक एवं अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो प्रथम सिद्धांत है अधिगम का। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अधिगम के सिद्धांतों का जनक भी हम किसको मानेंगे, थॉर्नडाइक को ही मानेंगे, क्योंकि सबसे पहले अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था साथियों, थॉर्नडाइक ने 1898 में दिया था। ये बात भी सभी के क्लियर होना चाहिए साथियों। तो 2-4 चीज़ें यहाँ से 2-4 प्रश्न आपके बन जाते हैं कि अधिगम का प्रथम सिद्धांत कौन सा है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। कब दिया था, 1898 में दिया था। कौन सी पुस्तक में दिया था, एनिमल इंटेलिजेंस में दिया था। अधिगम के सिद्धांतों का जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। देखो आगे अगर हम बात करें सिद्धांत के बारे में तो इस सिद्धांत में भूखी बिल्ली पर लगभग 10 दिन तक थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयोग किया गया। कितने दिनों तक प्रयोग किया, 10 दिन तक उस भूखी बिल्ली को बार बार बंद कर देते थे, बाहर मांस का टुकड़ा रख देते थे, बिल्ली बटन दबाती थी और भोजन को प्राप्त कर लेती थी। तो ये क्रिया बार बार की गई, बार बार दोहराई गई, बिल्ली को भूखा रखा गया। बिल्ली पहले ज़्यादा समय लेती थी बटन दबाने में, अनुक्रिया करने में, लेकिन धीरे धीरे एक बार में ही वो उस बटन को दबाने में सफल हो गई थी। इसका मतलब ये था कि बिल्ली सीख गई थी कि भाई इस बटन के दबाने से ये पिंजरा ओपन हो जाता है।
देखो नोट करके मैंने एक लिखा है यहाँ, भूखी बिल्ली पजल बॉक्स में बंद थी तथा पजल बॉक्स के बाहर उद्दीपन हेतु सुगंधित मछली का टुकड़ा था। ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी जब आपको थोड़ा मैंने विवरण दिया था कि किस प्रकार इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो भाई पजल बॉक्स मतलब एक पिंजरा था जिसको पजल बॉक्स कहा गया, मैंने बोल दिया था आपसे पहले ही, ठीक है। अब उसमें इस बिल्ली को बंद कर दिया गया और बाहर क्या रखा था, मांस का टुकड़ा उद्दीपन के लिए, मतलब ये क्या है, उद्दीपक है और ये क्या है, अधिगम करता है। और यहाँ पर ये जो बटन है ये क्या है, लीवर है। लीवर मतलब बटन जिसको दबाने पर अनुक्रिया का होना आप इसको कह सकते हो। तो चलिए आगे बात करेंगे। देखो थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स में बिल्ली पर प्रयोग करके निम्न 2 निष्कर्ष निकाले थे। भाई प्रयोग किस पर किया था, भूखी बिल्ली पर और पजल बॉक्स में। पजल बॉक्स मतलब उस पिंजरे का नाम था। कितने निष्कर्ष निकाले, 2 निष्कर्ष निकाले थे साथियों। कौन कौन से वो 2 निष्कर्ष थे देख लेते हैं। पहला इन्होंने निष्कर्ष निकाला था, अधिगमकर्ता अधिगम करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए, अर्थात बिल्ली कैसी होना चाहिए, भूखी होना चाहिए। पहला इनका निष्कर्ष था, क्योंकि मान लीजिए कि भाई जो अधिगमकर्ता कौन था, यहाँ पर बिल्ली थी। अधिगम करने के लिए मतलब अनुक्रिया करने के लिए, है ना, भोजन की प्राप्ति के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए। अगर मान लीजिए आंतरिक रूप से प्रेरित का मतलब उसने बिल्ली को भूखा क्यों रखा था, क्योंकि अगर बिल्ली भूखी नहीं रहेगी तो वो अनुक्रिया नहीं करेगी। मान लीजिए उसने पूरा दबा के खा रखा है, अब वो उस छोटे से मांस के टुकड़े को क्यों खाएगी फिर। अगर पूरा खा रखा है, पेट भरा है उसका, तो वो नहीं खाएगी, मतलब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होगी। उसको कब प्राप्त करेगी, जब उसके पास उस चीज़ की कमी होगी, मतलब वो भूखी रहेगी तभी तो भोजन की तलाश करेगी। इसलिए ये इनका था पहला निष्कर्ष कि भाई अधिगमकर्ता किसी भी क्रिया को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए, मतलब उसके आवश्यकता होना चाहिए उस चीज़ की। दूसरा था यहाँ पर उद्दीपक प्रभावी होना चाहिए, तभी अधिगमकर्ता उनको प्राप्त करने की कोशिश करेगा और सीखेगा। जैसे मान लीजिए बिल्ली तो क्या थी, भूखी थी, लेकिन बाहर उसने क्या रखा था, मांस का टुकड़ा। अब वहाँ पर जो मछली का टुकड़ा रखा गया था, अब उसकी जगह कोई ऐसी चीज़ रख दे जो खाने की है ही नहीं, कहीं से कहीं तक खाने से कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर जो वो उद्दीपक है, उद्दीपक यहाँ पर क्या है, मांस का टुकड़ा, अगर वो प्रभावी नहीं है तो भी यहाँ पर अधिगमकर्ता उसको नहीं सीखता है साथियों। जैसे मान लीजिए मैं बताऊं कि बहुत सारे बच्चों ने रीट का एग्ज़ाम अभी दिया था, अब उनके नंबर बहुत आ रहे हैं, लेकिन उनके कन्फ्यूजन है कि यार मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ चुकी है, ठीक है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ चुकी है। अब जिस बच्चे ने एसटीसी कर रखी है तो उसमें वो एलिजिबल ही नहीं है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में, मतलब जो उसके सामने ये उद्दीपक आए हैं, तो फिर क्या ये प्रभावी उद्दीपक है, क्या फिर वो एसटीसी वाला बच्चा सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा? आपका जवाब है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उद्दीपक यहाँ प्रभावी नहीं है। वापस यूँ कह दे कि भाई हम 15,000 रीट का आयोजन दिसंबर में कराने वाले हैं या फिर जुलाई में कराने वाले हैं अगले साल, तो वो तुरंत तैयारी करने लग जाएंगे। ऐसा क्यों होगा साथियों? क्यों? क्योंकि वो उद्दीपक क्या था, प्रभावी है। यहाँ पर उद्दीपक कैसा था, प्रभावी है। जो मांस का टुकड़ा, वो जो बिल्ली है वो कैसी है, भूखी है, तो इसी कारण से वो अनुक्रिया करने के लिए बाध्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है आपको दोनों ही निष्कर्ष अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता करके जाइएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के इन दोनों निष्कर्षों के पक्ष में अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी के नवीन संस्करण में 1913 में सीखने के 3 मुख्य व 5 गौण नियम दिए। देखो मैंने आपको कहा था जब इस सिद्धांत की शुरुआत की थी कि भाई थॉर्नडाइक ने 1898 में ये प्रयोग करके सिद्धांत दिया था और 1913 में इन्होंने सीखने के नियम दिए थे। तो 1913 में इन्होंने जो सीखने के नियम दिए हैं, वो सीखने के नियम किस पुस्तक में दिए थे? एजुकेशन साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का जो नवीन संस्करण था। संस्करण हर वर्ष चेंज होते रहते हैं ना, जैसे वर्तमान में 20वां संस्करण, 21वां संस्करण, 22वां संस्करण, ऐसे चल रहा होता किताबों में। तो उसी प्रकार एजुकेशन साइकोलॉजी का भी नवीन संस्करण था, जिसमें इन्होंने सीखने के नियम दिए, मुख्य और गौण नियम। 2 भागों में सीखने के नियमों को बांट दिया। 3 तो थे मुख्य नियम और 5 थे गौण नियम।
तो जो कि निम्नलिखित है कौन कौन से? लॉ ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने के नियम किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से संबंधित है। सीखने के नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रयास व त्रुटि या उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो अधिगम के मुख्य नियमों की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं साथियों? 5 नियम हैं। अधिगम के 3 मुख्य नियम है, 5 तो क्या है? गौण है। तो जो 3 मुख्य नियम हैं उसमें आपके पहला नियम आता है तत्परता या मानसिक तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ रेडीनेस। तो देखिएगा तत्परता या फिर मानसिक तैयारी का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जब तक अधिगमकर्ता अधिगम करने के लिए स्वयं तत्पर या तैयार नहीं होगा उसे अधिगम नहीं कराया जा सकता है। अर्थात सीखने में स्वयं की रुचि होना आवश्यक है। वुडवर्थ ने इसे मानसिक तैयारी का नियम भी कहा है। जैसे उदाहरण यहाँ लिखा है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब आप समझिएगा भाई, ये कह रहा है जब तक अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला सीखने या अधिगम करने के लिए स्वयं तत्पर या तैयार नहीं है, मतलब खुद ही तत्पर ये होना चाहिए, खुद ही तैयार होना चाहिए आंतरिक रूप से। अगर वो खुद तैयार नहीं है तो उसे आप अधिगम भी नहीं करा सकते हो। ये कहे प्रथम नियम। अर्थात सीखने में स्वयं की रुचि होना आवश्यक है। जैसे कई बार क्या होता है, दूसरे लोग कहते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, ऐसे पढ़ा कर, वैसे पढ़ा कर, लेकिन उसकी खुद की तो रुचि है ही नहीं। तो क्या आपके कहने से पढ़ाई हो जाएगी? पढ़ाई कर भी रहा है तो क्या वो सीखेगा? नहीं सीख पाएगा साथियों। आप क्रिया करा सकते हो लेकिन आप उसको सिखा नहीं सकते हो जब तक वो खुद ही तैयार नहीं हो जाता है। यही है तत्परता या मानसिक तैयारी का नियम। इसको मानसिक तैयारी का नियम वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। वुडवर्थ ने इसे तत्परता या तैयारी के नियम को क्या कहा है? मानसिक तैयारी का नियम। उदाहरण यहाँ पर क्या लिखा है? घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, मतलब आप तालाब तक तो उसको खींच कर ले जा सकते हो, लेकिन सीखना क्या है? पानी पीना। भाई पानी पीना उसको सीखने से लिया जाएगा, लेकिन अगर वो बिल्कुल भी प्यासा है ही नहीं, उसको पानी की ज़रूरत है ही नहीं, तो क्या आप उसको ज़बरदस्ती पानी पिला दोगे? मतलब सीखने के लिए खुद ही तैयार होना आवश्यक है। यही है साथियों तत्परता या मानसिक तैयारी का नियम। आशा है आपको ये प्रथम नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी के ये नियम? तो आज देखो प्रथम ही नियम पढ़ेंगे, दूसरा नियम, तीसरा नियम, और जो सीखने के जो गौण नियम है 5, मतलब टोटल 7 नियम हम इस सिद्धांत के अगला जो वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 7 साइकोलॉजी का, उसमें देखने वाले हैं साथियों। आशा है वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज जो रीट का पेपर है 600 अभ्यर्थियों का लगभग आज पेपर है, तो देखते हैं कि भाई उनके किस लेवल से पेपर बनाया इन लोगों ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पहले पेपर हुआ था उसी लेवल से पेपर बना होगा। तो हालांकि मैं आपके सामने उस पेपर को लेकर आ जाऊँगा कि भाई किस प्रकार से आपके जो आज रीट का एग्ज़ाम है उसका पेपर लिया गया है, किस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ करके हल कर लेंगे साथियों। ठीक है, तो ज़रूर देखना उस वीडियो को, क्योंकि उसमें ये पता चलेगा कि हाँ भाई किस प्रकार से आपके पेपर बन रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।